नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारत में पुलिस की कार्यप्रणाली और इसमें जो आमतौर पर कुछ कह सकते हैं अवैध या गलत कार्रवाइयां हो जाती हैं उन पर भी। इसके लिए हम कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव यानी CHRI की एक रिपोर्ट पुलिस मैल प्रैक्टिसेस को आधार बना रहे हैं जी। ये दस्तावेज पुलिस के शक्तियों, उनकी तय प्रक्रियाओं और नागरिकों के अधिकारों के बारे में काफी अहम जानकारी देता है। आज हमारा मकसद है कि इस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें, ताकि सुनने वाले लोग पुलिस के साथ अगर कभी उनका वास्ता पड़े तो अपने कानूनी अधिकारों को लेकर थोड़े ज्यादा जागरूक रहें। बिल्कुल, बहुत जरूरी बात है। तो चलिए इस रिपोर्ट की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले बात FIR की करते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ, FIR रिपोर्ट बताती है कि ये क्या है। किसी भी संज्ञेय अपराध, मतलब जिसे हम गंभीर अपराध कह सकते हैं, उसकी पहली सूचना। अच्छा। और इसे कौन दर्ज करा सकता है? पीड़ित, कोई गवाह या कोई भी जिसे अपराध की जानकारी हो। और रिपोर्ट ये साफ करती है कि पुलिस को संज्ञेय अपराध की FIR दर्ज करनी ही होती है, ये कोई विकल्प नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, ये उनका कर्तव्य है। रिपोर्ट में 0 FIR का भी जिक्र है। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। इसका मतलब है कि FIR किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है, भले ही अपराध वहां ना हुआ हो। सही। बाद में वो केस संबंधित थाने को ट्रांसफर कर देते हैं। और कुछ अधिकार भी हैं जो जानना जरूरी है, जैसे FIR की एक कॉपी मुफ्त पाने का अधिकार और ये आग्रह करने का अधिकार कि जो लिखा गया है उसे पढ़कर सुनाया जाए। हाँ, ताकि कोई गलती ना हो या कुछ बदल ना दिया गया हो। बिल्कुल। और रिपोर्ट में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए खास प्रावधान भी बताए गए हैं, जैसे महिला अधिकारी ही बयान लेंगी या जरूरत पड़ने पर वीडियो रिकॉर्डिंग। लेकिन रिपोर्ट शायद इस पर ज्यादा ध्यान देती है कि असल में होता क्या है, आम गड़बड़ियां क्या हैं। हाँ, रिपोर्ट इसी जमीनी हकीकत पर आती है, जैसे FIR दर्ज करने से ही मना कर देना, या फिर जैसे आपने कहा तथ्यों को बदल देना, या कभी कभी रिश्वत मांगने की बातें भी सामने आती हैं। तो अगर पुलिस FIR दर्ज ना करे तब क्या आम आदमी के पास कोई रास्ता है? बिल्कुल है। रिपोर्ट बताती है कि आप जिले के SP मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर सीधे इलाका मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं, लिखित शिकायत दे सकते हैं। अच्छा, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप लाचार नहीं हैं। जी ठीक है, तो FIR दर्ज हो गई मान लीजिए। इसके बाद आता है जांच का मरहला, इन्वेस्टिगेशन। रिपोर्ट में इसके कुछ खास कदमों का जिक्र है, जैसे पंचनामा, पोस्टमार्टम। हाँ, और अपराध स्थल की जांच, केस डायरी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये पंचनामा क्या होता है? पंचनामा मतलब गवाहों की मौजूदगी में घटना स्थल या जब्त की गई चीजों का एक लिखित रिकॉर्ड बनाना। ये स्वतंत्र गवाहों के सामने होना चाहिए ताकि निष्पक्षता रहे। और पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम तो यूं समझिए मृत्यु का कारण जानने के लिए शव का परीक्षण है। यह खासकर संदिग्ध मौतों या हिरासत में हुई मौतों के मामलों में जरूरी होता है। और केस डायरी भी अहम है। इसमें जांच अधिकारी जांच के हर कदम का रोज का ब्यौरा लिखता है। तो ये सब प्रक्रियाएं तो ठीक है, लेकिन जांच में क्या गड़बड़ हो सकती है? रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट के अनुसार आम गड़बड़ियों में शामिल हैं घटना स्थल पर, मतलब मौका वारदात पर देरी से पहुंचना। ओह, जिससे सबूत नष्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। या फिर पंचनामा या पोस्टमार्टम सही प्रक्रिया से न करना, गवाहों पर दबाव डालना और केस डायरी को अधूरा रखना या उसमें हेरफेर करना, ये सब जांच को कमजोर कर देता है। अब आते हैं गिरफ्तारी और पूछताछ पर। ये शायद सबसे संवेदनशील पहलू है। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर काफी जोर देती है। सबसे पहले गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है। ये तो मौलिक अधिकार जैसा है। जी, और उसे अपने वकील से संपर्क करने का अधिकार है। इसमें मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार भी शामिल है, अगर वो वकील का खर्च नहीं उठा सकता। और वो 24 घंटे वाली बात? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। DK बसु गाइडलाइंस भी यही कहती हैं। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यात्रा का समय निकालकर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और परिवार वालों को सूचना देना? वो भी जरूरी है। रिश्तेदारों या दोस्तों को सूचित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। और महिलाओं के लिए तो और भी खास नियम है। जैसे सामान्य तौर पर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और अगर तलाशी लेनी है तो वो केवल महिला अधिकारी ही ले सकती है, पूरी गरिमा के साथ। ये सब सुनने में तो बहुत सही लगता है, लेकिन क्या रिपोर्ट ये भी बताती है कि यहाँ भी दिक्कतें आती हैं? हाँ, रिपोर्ट असलियत बताती है। अवैध हिरासत,
मतलब 24 घंटे से ज्यादा बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए रखना। पूछताछ के दौरान हिंसा या धमकी का इस्तेमाल, जिसे आम भाषा में 3rd डिग्री कहते हैं, ये पूरी तरह गैर कानूनी है। और अधिकारों के बारे में ना बताना, वो भी होता है। या बेवजह हथकड़ी लगाना, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी साफ निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट याद दिलाती है कि पूछताछ में चुप रहने का यानी अपने खिलाफ बयान न देने का अधिकार है। और मेडिकल जांच का अधिकार। जी, गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच कराने का अधिकार है, ताकि अगर कोई चोट वगैरह हो तो उसका रिकॉर्ड रहे। तो अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो फिर से वही सवाल, क्या करें? रास्ते वही हैं। आप फिर से सीनियर पुलिस अधिकारियों, एसपी, डीआईजी, मजिस्ट्रेट, राज्य या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर सीधे कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। और आखिर में जमानत यानी बेल। जी, रिपोर्ट इसके बारे में क्या कहती है? रिपोर्ट बताती है कि जमानत का मतलब है कुछ शर्तों पर हिरासत से रिहाई, लेकिन ये निर्भर करता है कि अपराध कैसा है, जमानती है या गैर जमानती। इसमें क्या फर्क है? जमानती अपराध जो आमतौर पर कम गंभीर होते हैं, उनमें जमानत पाना एक अधिकार है। मतलब पुलिस या कोर्ट को जमानत देनी होगी। हाँ, वो शर्तें लगा सकती हैं। अच्छा। लेकिन गैर जमानती अपराधों में, जो ज्यादा गंभीर होते हैं, जमानत देना या ना देना कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। कोर्ट क्या देखती है फैसला करते वक्त? कोर्ट अपराध की गंभीरता देखती है, आरोपी के भाग जाने का खतरा कितना है, सबूतों से छेड़छाड़ का डर तो नहीं, समाज पर क्या असर पड़ेगा, ऐसी कई बातें। और अगर जमानत देती है तो शर्तें लगा सकती है। तो कुल मिला के देखें तो ये CHRI की रिपोर्ट पुलिस की जो मुख्य प्रक्रियाएं हैं, FIR, जांच, गिरफ्तारी, जमानत, इन सब पर रोशनी डालती है। और साथ ही ये भी बताती है कि नागरिकों के अधिकार क्या है और कैसे कानूनी प्रक्रियाओं और जमीनी हकीकत में अक्सर एक अंतर देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट एक तरह से याद दिलाती है कि हाँ, पुलिस के पास कर्तव्य हैं, शक्तियां हैं, लेकिन वो कानून के एक दायरे में बंदी हैं और ये कानून नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जैसा कि ये रिपोर्ट कानून और व्यवहार के बीच के अंतर को साफ तौर पर दिखाती है, तो सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रक्रियाओं का बेहतर पालन हो सके और नागरिकों के अधिकारों की सही मायने में प्रभावी ढंग से रक्षा हो, इसके लिए हमारे सिस्टम में, हमारी व्यवस्था में किस तरह के बड़े संरचनात्मक बदलाव की जरूरत हो सकती है। इस पर जरूर सोचिए।